हेलो फ्रेंड्स। मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इसी के साथ साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई अपने घर पर कर रहे होंगे। देखिए, लगातार आप लोग पढ़ते रहेगा, एग्जाम होगा, लेट भले ही हो लेकिन एग्जाम जरूर होगा। यदि आप लगातार अभी से पढ़ते रहोगे तो आपको एग्जाम को पास करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो इस टाइम पढ़ नहीं रहे वो बहुत ही ज़्यादा अपने साथ नुकसान कर रहे हैं, उनको आगे जाकर बहुत ज़्यादा नुकसान भोगना पड़ेगा और वो पछताएंगे भी कि हम थोड़ा बहुत यदि पढ़ लेते तो आज हमारा एग्जाम ये पास हो जाता। ठीक है, तो आप लोग लगातार पढ़ते रहिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल से, जिससे आप कुछ नया सीखते रहे हमेशा। ठीक है, तो चलिए आज यहाँ पर हम बात करते हैं। हमने आपके लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जो क्लास 11th का चैप्टर है, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा हमारे साथ। ठीक है, तो उसी का एक टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया ये जगत मोनेरा से संबंधित है। पिछली जो वीडियो हमने डाली पार्ट नंबर 1 में, उसमें हमने आपको जीव जगत का वर्गीकरण कैसे हुआ, अरस्तु ने किस प्रकार किया था, कैरोलस लीनियस ने किस प्रकार किया था, 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया है, 4 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया, ये सभी पॉइंट पर हमने चर्चा की। और मोनेरा जगत के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सभी पॉइंट हमने वहां पर आपको बताए हुए। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको वो बेसिक पॉइंट समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, इसे कितने समूहों में विभाजित किया गया, इसके क्या लक्षण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। एक बात आप लोग ध्यान में रखें, जो चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये किसी को नहीं पता है कि कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उस चैप्टर से कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी को नहीं पता है। तो आपको यदि वो चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा तो आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो प्लीज आप लोग जो चैप्टर पढ़े उसे पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़े, जिससे आपके एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और इस टॉपिक को आज लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ में पेन और कॉपी लेकर तो जरूर बैठे। जो भी पॉइंट हम आपको बताएं इससे संबंधित आप उस पर नोट डाउन करते हुए चलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात आपसे और बोलना चाहती हूँ कि आप लोग इतना सपोर्ट तो करते हो, थोड़ा सपोर्ट और कर दीजिए। पक्का, ज्यादा नहीं, अब थोड़ा सपोर्ट और कर दो जिससे आपके 1000 सब्सक्राइब हो जाए। इतना सपोर्ट करते हो हमें बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए आपको थैंक यू। थोड़ा और कर दीजिएगा इसके, जिससे हमारे 1000 सब्सक्राइब बहुत जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है, तो जिससे आपकी वीडियो लगातार आती रहे। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं ऑर्को बैक्टीरिया क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो देखिएगा पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जगत मोनेरा को 2 भागों में विभाजित किया गया। जो जगत मोनेरा है उसे 2 भागों में विभाजित किया गया था, आर्की बैक्टीरिया और दूसरा हमारा यू बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे आर्की बैक्टीरिया पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इन्हें सबसे पहले किसने देखा था। आर्की बैक्टीरिया एक प्रकार का जीव है जो प्राथमिक जीव इसे माना जाता है, प्रोकैरियोटिक प्राथमिक जीव इसे माना जाता है। तो इन्हें सबसे पहले कार्ल आर बूज द्वारा 1977 ईस्वी में देखा गया था। कब देखा गया था? 1977 ईस्वी में सबसे पहले कार्ल आर बूज नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1977 ईस्वी में आर्की बैक्टीरिया को देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले किसने देखा था? कार्ल आर बूज के द्वारा देखा गया था। इनको क्या कहा जाता है? यह सबसे पहले प्रिमिटिव प्रिमिटिव प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीव है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि जगत मोनेरा में जितने भी जीव आते हैं वो सभी एक कोशिकीय होते, यूनिसेलुलर होते और प्रोकैरियोटिक जीव होते। उनके अंदर जो कोशिका है वो कैसी है? प्रोकैरियोटिक है, यानी केंद्रक का उनमें अभाव होता है, केंद्रक झिल्ली का उनमें अभाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। तो ये सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन से जीव पृथ्वी पर आए थे, तो जीवाणु आए थे। देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छा बनता है, आपको पहले से ही पता होगा कि सबसे यदि पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले जीव कौन से हैं, तो पृथ्वी पर सबसे आने वाले जो जीव हैं वो आपके जीवाणु हैं। कौन है? जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। उसमें भी ये आर्की बैक्टीरिया जो एक प्रकार का जीवाणु ही है। आर्की बैक्टीरिया जो है वो एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है। और सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर कौन आया था, तो वो आपके जीवाणु आए हुए थे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है और बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं इस क्वेश्चन में।
तो ये कैसा, ये सबसे पहले आद्य यानी प्रिमिटिव प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीव है। इनकी ये कोशिका है वो कैसी है, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तो ये किससे संबंधित है, किस जगत से संबंधित है, आपसे ये पूछा जाए तो आर्के बैक्टीरिया वो जगत मोनेरा में आता है। किसमें आता है, जगत मोनेरा का सदस्य है ये। इसके सदस्य पृथ्वी पर होने वाले प्रथम जीव थे। जो आर्के बैक्टीरिया, इसके सदस्य पृथ्वी पर होने वाले कैसे जीव थे, प्रथम जीव थे। ठीक है, यह सबसे पुराने जीवित जीवाश्म कहा जाता है। आर्के बैक्टीरिया को सबसे पुराना यानी आर्के बैक्टीरिया जो है उसे जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। आर्के बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है क्योंकि वे प्रारंभिक रूप है, कैसे रूप है, सबसे पहले आने वाले जीव है, तो इसलिए उनको जीवित जीवाश्म के नाम से भी जाना जाता है। किसे, आर्के बैक्टीरिया को। तो इनको जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिलिस के नाम से भी जाना जाता है। इनमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है। जो न्यूक्लियस है वो इनमें नहीं पाया जाता है, और वैसे भी प्रोकैरियोटिक सेल है तो केंद्रक का होना तो मुश्किल ही है। ठीक है, तो इनमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है, इनमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इनकी कोशिका झिल्ली में लिपिड की शाखित श्रृंखलाएं होती हैं। आर्के बैक्टीरिया जो होता है वो कोशिका झिल्ली, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड की शाखित श्रृंखलाएं, चेन पाई जाती है, जिससे ये अत्यधिक ताप और अम्लीय क्षेत्रों में रह सकते हैं। ये पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आर्के बैक्टीरिया जो ऐसे जीव हैं जो अत्यधिक ताप 80 डिग्री या लगभग 100 डिग्री तापमान पर ही पे ये रह सकते हैं। गर्म झरनों पर रह सकते हैं। 100 डिग्री तापमान यदि कहीं पर है तो ये वहां पर भी जीवित रह सकते हैं, और या बहुत ज्यादा अम्लीय क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं। इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा ताप यानी 100 डिग्री तापमान है तो ये जीवित बने रहेंगे, बहुत ज्यादा अम्लीय क्षेत्र है तो वहां पर भी ये जीवित बने रहते हैं, वहां पर भी ये कैसे रहते हैं, जीवित बने रहते हैं। तो ये इनका एक बहुत ही अच्छा, इनके अंदर एक लक्षण पाया जाता है कि अत्यधिक ताप और अम्लीय क्षेत्रों में भी रह सकते। क्यों रह सकते, क्योंकि इनके ऊपर लिपिड की एक शाखित श्रृंखलाएं पाई जाती, लिपिड की क्या पाई जाती, शाखित श्रृंखलाएं पाई जाती कोशिका झिल्ली में, इसलिए ये जीवित रह सकते हैं। देखो, कहने के लिए एक प्रकार के जीवाणु, इनकी संरचना है वो जीवाणु के समान है, लगभग इनकी जो संरचना है वो जीवाणु के समान ही होती है, लेकिन जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, लेकिन इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती है। वैसे तो ये जीवाणु के समान होते हैं, लेकिन इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि आर्के बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है तो आपका आंसर होगा नहीं बनी होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखो, आर्के बैक्टीरिया को 3 समूहों में विभाजित किया गया। आर्के बैक्टीरिया को 3 समूहों में विभाजित किया गया है। मीथेनोजन, आपको तीनों नाम अच्छे से याद कर लेने। सबसे पहले तो आर्के बैक्टीरिया को 3 समूह में विभाजित किया गया, मीथेनोजन, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। एक एक पर चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। जो भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी पॉइंट हम यहाँ पर आपको बताएंगे, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहना। वीडियो यदि पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे। यदि अभी आप हमसे न्यू जुड़ रहे हो प्लीज तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक एक बार जरूर कर ले, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, कुछ हमारे द्वारा आपका भी भला होगा और इससे हमारा भी भला होगा। ठीक है, तो वीडियो को एक बार शेयर कर दे, लाइक ना किया तो लाइक जरूर कर दे, जिससे हमको भी बहुत ही अच्छा लगता है आपके लाइक को देखकर। तो चलिए बात करते हैं। आर्के बैक्टीरिया को 3 समूह में विभाजित किया गया, मीथेनोजन, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। अब एक एक पर चर्चा करेंगे। मीथेनोजन क्या होता है, मीथेनोजन क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो आर्के बैक्टीरिया है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, सबसे पहली बात तो यही है। तो मीथेनोजन जो बैक्टीरिया होते हैं वो दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं। दलदली का मतलब जहाँ कीचड़ होता है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, ऐसी जगह जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर ये जीवाणु पाया जाता है। मीथेनोजन है वो दलदली स्थानों पर मिलते हैं। ये अनोक्सी जीवाणु यानी कि एना एरोबिक बैक्टीरिया है, अनोक्सी जीवाणु है। कैसे, अनोक्सी यानी बिना ऑक्सीजन के भी ये जीवित रह सकते हैं। तो ये दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं। ये गाय और भैंस की आंत में मिलते हैं। हमने आपको एक बार क्वेश्चन जब करा रहे थे टॉप 1000 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमने आपको बताया हुआ था
कि मीथेनोजन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये गाय और भैंस की आंत में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? आंत में। और ये जो सेलुलोज को पचाने में सहायक होते हैं। सेलुलोज को क्यों पचाने में? तो जो गाय और भैंस होती है वो क्या खाती है? घास, ग्रास खाती है। और ग्रास जो होती है उसमें क्या पाया जाता है? सेलुलोज। जो घास होती है उसमें क्या पाया जाता है? सेलुलोज। तो ये जो मीथेनोजन होता है वो क्या करता है? सेलुलोज को पचाने में सहायक होता है। ठीक है। तो गाय और भैंस के जो जंतु होते हैं उनकी आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो मीथेनोजन नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो मीथेन बनाने में सहायक होता है। अभी हम आपको आगे पॉइंट बताएंगे। अच्छा पॉइंट है बहुत ही आपके एग्जाम्स के लिए। तो आपको ये पॉइंट सभी क्लियर हो चुके होंगे कि ये कहाँ पाया जाता है। तो ये दलदली स्थानों पर पाया जाता है। उसके साथ साथ ये गाय और भैंस की आंत में भी मिलता है, जो सेलुलोज को पचाने में सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मीथेनोजन बायोगैस संयंत्रों यानी बायोगैस प्लांट्स में मीथेन गैस को पैदा करते हैं। जो मीथेनोजन जो होते हैं ये क्या करते हैं? आपने देखा होगा जो गोबर होता है, गोबर गैस जो जिसे गोबर कहते हैं, गाय भैंस से जो निकलता है, उससे क्या होता है? मीथेन गैस बनाई जाती है। तो सबसे पहली बात है, ये जो मीथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं? गोबर से मीथ गोबर को किस में चेंज कर देते हैं? मेथेन गैस में चेंज कर देते हैं। तो इसका मतलब हुआ ये मेथेन बनाने में भी सहायक होते हैं। मेथेन मतलब कि CH4। मेथेनोजन जो होते हैं वो बायोगैस संयंत्रों में मेथेन गैस पैदा करते हैं। कौन सी गैस पैदा करते हैं? मेथेन गैस। तो मेथेनोजन का काम क्या है? मेथेन गैस को उत्पन्न करना, मीथेन गैस को पैदा करना। ठीक है। अब इनके उदाहरण अच्छे से याद कर लेना, कौन कौन से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मेथेन गैस को उत्पन्न करते हैं। तो मेथेनोकोकस और मेथेनोबैक्टीरियम। मेथेनोकोकस, जब मेथेन शब्द लग जाए आप समझ लेना कि ये मेथेनोजन का एक भाग है, एक प्रकार है। ठीक है। मेथेनोकोकस और दूसरा क्या है हमारा? मेथेनोबैक्टीरियम। ये क्या है? दोनों एक प्रकार के जीवाणु। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हेलोफिल्स। पहला हमारा मेथेनोजन हो गया कंप्लीट। दूसरा आपका हेलोफिल। छोटे छोटे टॉपिक है, अच्छे हैं लेकिन। ये अति लवणीय जल क्षेत्रों में पाया जाता है। वह कहाँ था? दलदली क्षेत्रों में था, कीचड़ में पाया जाता था। ये कहाँ पर है? जहाँ बहुत ज्यादा लवण होगा, बहुत ज्यादा नमक साल्ट जहाँ जगह होती है वहां पर ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। वैसे भी एक आपने क्वेश्चन सुना होगा कि लवण में उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? लवण में उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है आपको पता होगा? हेलोफाइट कहा जाता है। तो वही शब्द यहाँ से देखो, हेलो शब्द है वो यहीं से लिया गया है, हेलोफाइट। क्या कहा जाता है? हेलोफाइट कहा जाता है। लवण में उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट कहा जाता है। तो ये अति लवणीय जल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो हेलोफिल्स जो जीवाणु होते हैं वो अति लवणीय जल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन आर्के बैक्टीरिया के ऊपर एक बैक्टीरियो रोडेप्सन बर्ड युक्त झिल्ली होती है। इनकी जो बैक्टीरिया जिनकी जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें एक बैंगनी रंग होता है, और वो बैंगनी रंग जो होता है वो उसमें एक बैक्टीरियो रोडेप्सन बर्ड युक्त झिल्ली होती है, जो सौर विकिरण को एटीपी बनाने में सहायक होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि हेलोफिल्स में उसकी झिल्ली पर कौन सा वर्णक पाया जाता है जो एटीपी बनाने में सहायक है? जो सौर विकिरण यानी सूर्य की जो किरणें आती है उसकी सहायता से एटीपी बनाने में सहायक होता है। तो वो कौन सा है? बैक्टीरियो रोडेप्सन। ये पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेना। तो एटीपी क्या है? एटीपी एक प्रकार का ऊर्जा के बंडल होते हैं जो ऊर्जा को यानी कि किसी जीव को ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, ऊर्जा को यानी कि बढ़ाते हैं। ठीक है। तो एटीपी क्या है? जो ये आर्के बैक्टीरिया होते हैं हेलोफिल्स, वो क्या उनके ऊपर क्या पाया जाता है? बैक्टीरियो रोडसिन नाम का एक वर्णयुक्त पाया जाता है जो सौर विकिरण से एटीपी बनाने में सहायक होता है। तो ये अपनी डायरेक्ट एटीपी बना ले, अपना भोजन कभी नहीं बनाते। इस बात का आप लोग याद रखें कि ये जो जीवाणु होते हैं ये अपना भोजन नहीं बनाते, इन्हें डायरेक्ट सौर विकिरण की सहायता से एटीपी बना लेते इस वर्णक की सहायता से। ठीक है। अब इनके उदाहरण की बात करते हैं तो इनके उदाहरण है आपके होलोबैक्टीरियम और होलोकोकस। होलोबैक्टीरियम और होलोकोकस है वो किसमें आते हैं? हेलोफिल्स में आते हैं। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है थर्मो एसिडोफिल्स। देखो थर्मो का मतलब होता है थर्म यानी कि ताप, और एसिड का मतलब होता है अम्ल। तो इसका मतलब हुआ ये जो आर्के बैक्टीरिया है वो बहुत ज्यादा ताप में और बहुत ज्यादा अम्लीय जगहों पर पाए जाते हैं। इसके शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि थर्मो एसिडोफिल्स हैं जो आपके वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ बहुत ज्यादा ताप होगा और जहाँ बहुत ज्यादा अम्ल होगा, अम्लीय जगह होगी, उस जगह पर ये पाए जाते हैं। ठीक है। तो आपको इससे ही पता चल गया। तो इसे ये उच्च ताप यानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड तथा उच्च अम्लीयता
जहां पर पीएच मान लगभग 2 होता है, 2 पीएच मान वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? उच्च ताप तथा उच्च अम्लीयता वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, क्योंकि ये उच्च ताप और उच्च अम्लीयता को सहन करने की इसमें क्षमता पाई जाती है। जितने भी थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनमें उच्च ताप और उच्च अम्लीयता को सहन करने की क्षमता पाई जाती है। 100 डिग्री भी तापमान यदि हो जाए तो ये वहां पर भी जीवित रह सकते हैं, वहां पर भी ये जीवित रह सकते हैं। और ये जो थर्मो एसिडोफिल्स है वो ज्यादातर गर्म झरनों में पाए जाते हैं, जहां पर गर्म झरना होते हैं, जहां पर सल्फर की अधिकता बहुत ज्यादा होती है, ऐसी जगह पर ये पाए जाते हैं। जहां सल्फर की बहुत ज्यादा अधिकता होती है और जहां गर्म झरने होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। कौन? थर्मो एसिडोफिल्स। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसे आर्के बैक्टीरिया कौन से हैं जो उच्च ताप और उच्च अम्लता वाले जगह पर पाए जाते हैं? तो वो आपके थर्मो एसिडोफिल्स हैं। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको आर्के बैक्टीरिया ऑप्शन में मिलेगा, दो में से एक मिलेंगे। यदि आर्के बैक्टीरिया होगा तो आर्के बैक्टीरिया करना, और नहीं तो उसका भाग है, आपका समूह है थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट इसके उदाहरण है इंपोर्टेंट, थर्मोप्लाज्म और थर्मोप्रोटियस। यदि आपसे थर्मो एसिडोफिल्स के उदाहरण पूछे जाए तो आप क्या बताओगे? थर्मोप्लाज्म और थर्मोप्रोटियस, ये दोनों इसके उदाहरण हैं। ठीक है, आज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा मेथेनोजन के उदाहरण प्लस हेलोफिल्स के उदाहरण, प्लस आपको इसके तो पता ही चल गया। तो पीछे जो बचे हुए दो हैं मेथिनोजन और हेलोफिल्स, दोनों के आपको उदाहरण बताने होंगे। ठीक है, आप लोग बताओगे, हमें आशा करती हूँ कि आप लोग इनका उदाहरण भी जरूर बताओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी वो जीवाणु पर आएगी। जीवाणु से संबंधित जो भी पॉइंट होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है जीवाणु, बैक्टीरिया से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं, जनरली भी क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा सभी लोग बताया करो, जिससे हमें भी पता चले कि हम कैसी वीडियो, कितना कोशिश आप यानी इतनी और कोशिश कितनी और कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।